हेलो एवरीवन, वेलकम टू संकल्प द एजुकेशनल सोसाइटी। मैं चांद कुरैशी और मैं यहाँ आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डीएलएड के कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था और आज हम आपके लिए एक खास वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में हम पिछले साल के एक पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। वो पेपर हमने सॉल्व कर लिया है और उसके बारे में उनके जो क्वेश्चंस आए थे उन क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे हम आप सभी को कहीं ना कहीं समझाएंगे। तो आइए चलिए मिलकर जगह शुरू करते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। बेसिकली अगर आप सभी को पता होगा कि डीएलएड की जो पेपर्स हैं प्रीवियस, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें 3 सेक्शन बांटे गए हैं। 3 सेक्शनों के आधार पर, जैसे खंड आ ब सा जो होते हैं, तो खंडों के आधार पर क्वेश्चन दिए जाते हैं और ये खंड जो हैं अलग अलग मार्क्स कहीं ना कहीं काउंट करते हैं। जो सेक्शन ए है हमारा, ये सेक्शन ए हमारा जो होता है ये 2 नंबर के क्वेश्चंस ज़्यादा पुटअप करता है और अगर हम बात करें सेक्शन बी की तो उसमें 5 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ऐसे ही जो सेक्शन सी होगा उसमें 8 नंबर के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आज हम अपनी शुरुआत जो है ये यहाँ से करने वाले हैं और आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि विधि के समक्ष समानता से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। आपको पता होगा विधि के समक्ष समानता यानी कि कानून के समक्ष समानता, और ये किसमें दिया गया है? ये हमारे संविधान के जो आर्टिकल हैं, संविधान का, जी हाँ दोस्तों, जो आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 14 में इसके बारे में अनुच्छेद में दिया गया है। तो यानी कि अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष सब क्या है? समान है। आपको पता होगा विधि के समक्ष समानता, इससे अभिप्राय अर्थ यह है कि विधि से ऊपर, कानून से ऊपर कोई नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति, वह कोई भी हो, किसी भी धर्म, समुदाय, लिंग अथवा स्तर का हो, विधि के समक्ष समान होगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, समुदाय का हो, किसी भी लिंग जेंडर का हो, तो वो सब कानून के समक्ष क्या होंगे? समान होंगे। इस प्रकार कानून के समक्ष समानता राज्य से एक नकारात्मक मांग है, अर्थात सुरक्षा के मामले में भेदभाव ना हो। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो बेसिकली कानून की नज़र में सब क्या है? समान है। कानून के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, यहाँ पर ये बात बताई गई है। ठीक है ना, आगे आते हैं। संवैधानिक व्यवस्था, क्वेश्चन नंबर 2 है, संवैधानिक व्यवस्था के संदर्भ में शक्ति के पृथक्करण के विचार को समझाइए। पृथक्करण का मतलब बेसिकली अलग करना होता है, चीजों को अलग कर देना, बांट देना पृथक्करण है। ठीक है ना। और संविधान में आपको पता होगा शक्तियों का पृथक्करण किया गया, शक्तियां बांट दी गई हैं। ठीक है। सरकार के 3 अंग सुने होंगे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लेजिस्लेटिव है और एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। तो इनके बीच कहीं ना कहीं पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बांट दिया गया। तो यही शक्ति का पृथक्करण होता है। शक्ति के पृथक्करण से अभिप्राय है, अर्थ है राज्य के सुशासन के लिए, राज्य में एक अच्छे शासन चलाने के लिए राज्य के उत्तरदायित्व मतलब कर्तव्य वाली कई शाखाओं में शक्तियों को विभाजित किया जाता है, शक्तियों को बांट दिया जाता है तथा उन्हें स्वतंत्र रूप से शक्तियां प्रदान की जाती है। यह विभाजन कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के रूप में किया जाता है और यह राज्य की सर्वाधिकारवादी होने से बचाता है कि राज्य का कोई भी एक अंग जो है, बेसिकली मैं बताता हूं दोस्तों आपको कि जो शक्तियां बांट दी जाती हैं सरकार के तीनों अंगों में, कार्यपालिका में, विधायिका में या न्यायपालिका में, तो वो इसलिए बांट दी जाती है कि कोई भी एक अंग, कोई भी एक पार्ट जो है वो बेसिकली इतना शक्तिशाली ना हो जाए कि वो दूसरे पर हावी हो जाए। तो इसलिए बराबर रूप से तीनों में शक्तियां बांट दी जाती हैं और तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा भी करता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विधायी शक्तियों के संदर्भ में समवर्ती सूची से आप क्या समझते हैं? समवर्ती सूची की बात करते हैं। आपको पता होगा कि हमारे देश में संविधान में 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन किया गया है। सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले कौन सी सूची आती है? सबसे पहले हमारी जो सूची आती है वो आती है केंद्र सूची। ठीक है ना। केंद्र सूची पे कौन कौन बनाता है? केंद्र बनाता है। उसके बाद हमारी कौन सी सूची आती है? उसके बाद हमारी सूची आती है राज्य सूची। राज्य सूची के बारे में आपको पता होगा, राज्य सूची पे कौन कौन बनाता है? राज्य बनाता है। ठीक है ना। और इसी प्रकार समवर्ती सूची में दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। ठीक है ना। तो ये शक्तियां कहीं सूचियों में इसलिए बांट दी गई है ताकि केंद्र अपनी मनमानी ना कर सके या केंद्र राज्यों में दखलंदाजी ना कर सके। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। समवर्ती सूची से आशय अर्थ ऐसी सूची से होता है जिस प्रकार केंद्र एवं राज्य दोनों को विधि कानून बनाने का अधिकार होता है।
कि केंद्र अपने मामले में कानून बनाएगा और राज्य अपने मामलों में कानून बनाएगा, ताकि केंद्र राज्य के मामलों में दखल ना कर सके, इसलिए सूचियों को बांट दिया गया है। इसके अंतर्गत एक ही विषय पर दोनों भारतीय संविधान के तहत विधि का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर वही बात आ गई कि जो तीसरी सूची जो हम बात कर रहे हैं कि भाई हम समवर्ती सूची की बात कर रहे हैं, और समवर्ती सूची की जब हम बात करते हैं तो दोनों यानी केंद्र और राज्य भारतीय संविधान के तहत विधि का निर्माण करते हैं, मिलकर कानून बनाते हैं समवर्ती सूची पर। परंतु यदि विधायी शक्तियों के संदर्भ में दोनों विधियों में विरोधाभास की स्थिति होती है, कानून बनाने को लेकर समवर्ती सूची के जो विषय हैं, अगर इन पे कानून बनाने को लेकर दोनों में कहीं ना कहीं विरोधाभास यानी मतभेद हो, तो केंद्र सरकार की विधि मान्य होती है, यानी कि केंद्र का फैसला माना जाएगा, क्योंकि केंद्र और राज्य में से शक्तिशाली हमेशा कौन होता है? केंद्र होता है, तो केंद्र की बात पहले रखी जाएगी, ठीक है ना। या तो ये कह सकते हो समवर्ती सूची के मामलों में सबसे पहला अधिकार कानून बनाने का वो केंद्र को है, ठीक है ना। अब वैसे तो दोनों ही बनाएंगे, लेकिन अगर राज्य की बात ना, राज्य और केंद्र में मतभेद है, तो पहले केंद्र को आगे रखा जाएगा कि केंद्र अपनी बात लागू कर सकता है, ठीक है ना। आगे आते हैं, विशिष्ट शिक्षा के अर्थ को परिभाषित कीजिए, यानी विशेष शिक्षा क्या है? विशिष्ट बालक उन बालकों को कहते हैं जो सामान्य बालकों से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्षेत्र में क्या होते हैं? बहुत भिन्न अलग होते हैं, जिनमें कोई कमी वगैरह होती है, किस कमी के कारण बच्चे और बच्चों जैसा बिहेव नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। इन बालकों की आवश्यकताएं भी सामान्य बच्चों से थोड़ी भिन्न अलग होती हैं। इन बालकों को दी जाने वाली शिक्षा विशेष शिक्षा कहलाती है। विशेष शिक्षा विशेष रूप से तैयार किया गया एक शैक्षिक अनुदेशन है, एक निर्देश है, जिसमें विशेष शैक्षणिक गतिविधियां, विशेष पाठ्यक्रम, एक स्पेशल टीचिंग मेथड, एक स्पेशल टीचिंग सिलेबस और विशेष शिक्षक जो टीचर्स वगैरह हैं उनके द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षण अधिगम सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। उन्हें शिक्षा के द्वारा माध्यम से चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो जो बच्चे फिजिकली रूप से, मेंटली रूप से देखा जाए या सोशली रूप से और बच्चों सामान्य बच्चों से पीछे हैं, उन बच्चों के लिए जो मेथड अपनाए जाते हैं, जो स्पेशल एजुकेशन वगैरह जो पैटर्न उनको दिया जाता है, उसे हम विशेष शिक्षा कहते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, एनसीईआरटी को संक्षेप में परिभाषित कीजिए, क्या है? तो कह रहा है एनसीईआरटी जो है, इस परिषद की स्थापना 1973 ईस्वी में की गई थी। दिसंबर 1993 में संसद में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एक्ट, एक कानून 1993 में पारित कर इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, और 1995 में इस एक्ट कानून के अनुसार परिषद का पुनर्गठन किया गया, उसको दोबारा से बनाया गया, ठीक किया गया। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की स्थापना 17 अगस्त 1995 में इस लक्ष्य के साथ की गई थी कि पूरे देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजित योजना बनाकर और समन्वित सही विकास किया जाएगा। यहाँ पे मतलब टीचर्स वगैरह को ठीक प्रकार से तैयार किया जाएगा, एवं साथ ही कुछ आवश्यक नियम बनाकर अध्यापक शिक्षा के मानकों एवं इस तरह का उचित सही संरक्षण सुरक्षा किया जा सके, ठीक है ना। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ कि एनसीटी की स्थापना 17 अगस्त 1995 को कर दी गई थी, इस लक्ष्य के साथ की गई थी कि पूरे देश में जो अध्यापक शिक्षा प्रणाली है उसको सही तरीके से डेवलप किया जा सके, कि सही टीचर्स वगैरह जो है वो स्कूलों में पढ़ा सके, एक अच्छी तरीके से एजुकेशन वगैरह को जो है वो आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है ना। एनसीटीई के कुछ प्रमुख कार्य हैं अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए स्तरों का निर्धारण करना, कि किन स्टेप्स को आगे करके एक टीचर अच्छा अपने आप को अच्छा कर सकता है, अच्छा पढ़ा सकता है। अध्यापक शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करना कि जहां पे इनको तैयार किया जाएगा। अध्यापकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं हेतु दिशा निर्देश तैयार करना, कि अगर किसी को अध्यापक बनना है तो क्या क्या क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए, क्या क्या दिशा निर्देश उसको मिलने चाहिए, ठीक है ना। अच्छे से सर्वेक्षण हो, जांच हो, ठीक है ना। और अध्ययन करना, पढ़ाई वगैरह करना, अनुसंधान एवं नवीन तरीके अपनाना, ठीक है ना। चीज़ों को समझाने के लिए नई नई चीज़ों को अपनाना, एवं शिक्षा के व्यवसायीकरण पर प्रतिबंध लगाना, शिक्षा को व्यापार के रूप में आगे बढ़ाने पर रोक लगाना इत्यादि है, ठीक है ना। इस परिषद का मुख्य कार्यालय दिल्ली में स्थापित है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो उसका कार्यालय कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। और परिषद की 4 स्तरीय समितियां जयपुर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर एवं भोपाल में गठित की गई है, जो उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र के लिए है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। शिक्षण प्रशिक्षण के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या निर्देशित करता है? वैसे तो ये क्वेश्चन अगर मैं बात करूं कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 वाला जो क्वेश्चन है ये आपके आउट ऑफ सिलेबस में है, ठीक है ना। तो लेकिन फिर भी है कि थोड़ा सा इसके बारे में समझ ले तो बेहतर होगा। शिक्षण प्रशिक्षण के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम
2009 निश्चित आयु वर्ग के बालकों को कक्षा 1 से 8 तक की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कहा गया था कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, जी हाँ, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त की जाएगी। मतलब उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। इससे वह बालक जो आर्थिक रूप से कमजोर है वह सफलतापूर्वक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। मैंने इस क्वेश्चन के बारे में पहले आपको बता दिया कि आउट ऑफ सिलेबस था, ठीक है ना। और जो लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन जब आया था तो उसमें लिख भी दिया गया था कि ये क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है ना। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन यह फिर भी इसके जब ये आया हुआ था तो उसके बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस कर लिया है। आगे आते हैं 7वां, रेपा क्या है। रेपा की बात करते हैं। इसका पूर्ण रूप शिक्षक तैयारी एवं उत्तरदायित्व के लिए नियम, शिक्षकों की तैयारी करवाना और उनके कर्तव्य के लिए नियम बनाना, रूल्स ऑफ एजुकेटर प्रिपरेशन एंड अकाउंटेबिलिटी है। इसके अंतर्गत सभी शिक्षकों को शिक्षण कार्य करने के लिए अधिकार प्राप्त है कि शिक्षण कार्य करेंगे वो अपना, जिससे उन्हें शिक्षण कार्य करने में समस्या ना हो। इसे अनुमोदित समय रेखा की नियम 2002 के स्थान पर पारित किया गया था। किसी एक संवैधानिक प्रावधान का उल्लेख कीजिए जो एक मिनट, ये क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग हो गया है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अलग से आएगा, ध्यान रखिएगा आप। ये क्वेश्चन नंबर हमारा ये क्वेश्चन है तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, मैं बता देता हूँ। ये अलग से क्वेश्चन है, शायद PDF में नहीं हो पाया है, ठीक है, इसे अलग से अलग कर देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि किसी एक संवैधानिक प्रावधान का उल्लेख कीजिए, किसी एक संवैधानिक प्रावधान का उल्लेख कीजिए जो भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाता है। ये बताता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है ना। तो किसी एक संवैधानिक प्रावधान के बारे में बताना है हमें कि हम ये कह सके कि भारत हमारा जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्मों के लिए समान है। तो अब बात करते हैं, यहाँ पे आंसर यहाँ से शुरू है हमारा ये, ठीक है ना। संवैधानिक प्रावधान जो भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं वो निम्नलिखित है। पहला, कि सभी व्यक्तियों और समुदायों को किसी भी धर्म का अभ्यास, प्रचार और प्रसार करने की आज़ादी दी गई है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है, लोगों को बता सकता है उसके बारे में। भारत का संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है। आपको पता होगा दोस्तों कि भारत का संविधान जो है वो किसी भी धर्म के फेवर में नहीं है, ना ही भारत का अपना कोई धर्म है, ना वो किसी धर्म को का विरोध करता है, ना किसी धर्म को अपनाने पर बल देता है। तो ऐसे सभी धर्म के आधार पर भेदभाव पर भारत प्रतिबंध लगाता है, ठीक है ना। और संविधान के अनुसार धार्मिक समानता को बढ़ावा देने के लिए धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, ये यहाँ पे बताया गया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन अलग से आया हुआ था, इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है। किसी एक ये वही आ गया क्वेश्चन दोबारा से शायद, चलिए कोई बात नहीं, मैंने वैसे आपको समझा दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन समझा दिया तो इस पर हम क्रॉस मार देते हैं यहाँ से, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको समझा दिया, सेम क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्यसभा को उच्च सदन क्यों कहा जाता है। राज्यसभा, आपको पता होगा कि हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था की को अपनाया गया है, ठीक है ना। और हमारे देश में इतने भी कानून बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, आपको पता होगा, संसद से बनते हैं। और संसद की जब बात करते हैं तो संसद के सदन कितने हैं, 2 हैं। एक तरफ तो हम बात करते हैं हमारा राज्यसभा और एक तरफ बात करते हैं हम लोकसभा। जो राज्यसभा सदन है ये हमारा स्थायी सदन है, ठीक है ना, और हमारा उच्च सदन भी है। और निम्न हमारा जो है वो कौन सा है, वो लोकसभा, और ये क्या है, एक अस्थायी सदन है, ठीक है ना। तो राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती, ठीक है ना, राज्यसभा कभी भंग नहीं की जाती। क्यों, मैंने बताया आपको, क्योंकि ये एक स्थायी सदन है तथा इसके 1/3 सदस्यों को प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होना होता है। राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। लोकसभा के कार्यकाल व्यक्ति का जो कार्यकाल होता है, जो मेंबर होगा, वो 5 वर्ष का होता है। इसलिए इसे यानी राज्यसभा के इसे उच्च सदन कहा जाता है। इसके साथ ही इसमें 12 योग्य व्यक्तियों को मनोनीत होने का प्रावधान है जो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। ये 12 व्यक्ति वो होते हैं जो खेल में, खेल वगैरह हो गया या किसी प्रतिभा के कारण जो काफ़ी प्रसिद्ध होते हैं, विज्ञान वगैरह में, शिक्षा के क्षेत्र में, या समाज के रूप में जिन्होंने एक अच्छा योगदान दिया होता है, तो उन 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। चिपको आंदोलन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इस आंदोलन का जो शुभारंभ है वो सन 1970 में गोपेश्वर गढ़वाल मंडल के नागरिकों के साथ श्री चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा किया गया था।
पेड़ों की रक्षा हेतु के लिए पेड़ों से चिपक कर उन्हें काटने नहीं दिया गया। इसके बाद श्री सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। शब्दावली अर्थ, अगर इसका हम अर्थ देखें तो चिपको आंदोलन का जो अर्थ है उसका तात्पर्य है पेड़ों का आलिंगन करो, पेड़ों से मिल जाओ, से पेड़ों को गले लगा लो। यह हिमालय की ऊंचाइयों में 1972 में हुई एक घटना से प्रारंभ हुआ था, जहां पे सरकार ने पेड़ों की कटाई का ठेका जो था एक ठेकेदारों वगैरह को दे दिया था, और फिर वहां पे लोगों ने पेड़ों को कटने से बचाने के लिए वो पेड़ों से चिपक गए थे। ठीक है ना, तो यही चिपको आंदोलन था। क्लियर हो गया। आगे आते हैं, कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा ये। कार्बन क्रेडिट अंतरराष्ट्रीय उद्योग में उत्सर्जन नियंत्रण की योजना है, चीजों को, उद्योगों को बढ़ाने के लिए। ठीक है ना, उत्सर्जन माने बढ़ाना। कार्बन क्रेडिट सही मायने में व्यक्ति द्वारा किए गए कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने का प्रयास है। कार्बन क्रेडिट योजना जो है दोस्तों, अगर हम उसकी बात करें तो ये बेसिकली ये बताता है कि जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, कार्बन ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल किया जाए, जिसे प्रोत्साहित करने के लिए, जिसे बढ़ाने के लिए धन से जोड़ दिया गया है। भारत और चीन अन्य एशियाई देश जितने भी हैं जो वर्तमान में विकासशील अवस्था में हैं, जो विकास कर रहे हैं, यदि आप उसे उस निर्धारित स्तर से नीचे कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं तो निर्धारित स्तर व आपके द्वारा उत्सर्जित बनाया गया जो कार्बन है उसके बीच का अंतर कार्बन क्रेडिट कहलाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। या बताया तो एक बार मैं फिर आपसे कि जितने भी विकासशील देश हैं जो निर्धारित स्तर पे जो उनके लिए फिक्स है कि भाई इस लेवल तक आपको कार्बन उत्सर्जन जो वो कर रहे हैं, अगर वो उस निर्धारित तय किए गए स्तर या जो उत्सर्जन मतलब जो बन रहा है कार्बन, उसके बीच का जो अंतर है, जितना बनाना चाहिए और जितना बन रहा है उसके बीच का जो अंतर है, उसको हम कार्बन क्रेडिट क्या कहते हैं, कार्बन क्रेडिट कहते हैं। इस कार्बन क्रेडिट को कमाने के लिए कई उद्योग धंधे कम कार्बन उत्सर्जन वाली नई तकनीक को अपना रहे हैं, ताकि कार्बन कम से कम भारी मात्रा में उत्सर्जित हो सके, ताकि पर्यावरण को नुकसान ना हो। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कार्बन की जो मात्रा बढ़ने से पॉल्यूशन वगैरह ज्यादा बढ़ रहा है, और ओजोन लेयर में एक आपको पता भी होगा छेद हो गया है। ठीक है ना, तो कार्बन को कम करने के लिए किया गया है यह प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण, उसके बचाव के साथ साथ धन लाभ भी देने वाली है, तो क्योंकि पॉल्यूशन नहीं होगा इससे बेसिकली। ठीक है ना, और इससे मुनाफा भी ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो है सेक्शन ए कवर होता है, जो कि 2 नंबर के क्वेश्चन थे। अब हम आते हैं अपने सेक्शन बी की तरफ, जो कि हमारा कितने नंबर का है, इसमें पर क्वेश्चन हमारा जो आता है वो 5 नंबर का आता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का संविधान कहां तक भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रभावित है, विवेचना कीजिए। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। भारत का संविधान कहां तक भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रभावित है, विवेचना कीजिए। कह रहा है भारत सरकार अधिनियम अगस्त 1935 में पास किया गया था, और इसे उस समय की अधिनियमित संसद, उस समय की बनी हुई संसद का सबसे लंबा ब्रिटिश अधिनियम कानून कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 साइमन कमीशन की सहमति पर लागू किया गया था। इस अधिनियम ने प्रांतीय स्वराज, राज्यों की स्वतंत्रता एवं द्वैध शासन की व्यवस्था को लागू किया गया था। ठीक है ना, आगे आते हैं। इस अधिनियम के महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित थे। पहला, ब्रिटिश भारत उस समय अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो उनके प्रांतों के लिए बड़े पैमाने पर स्वायत्तता की अनुमति की राज्यों को स्वतंत्रता दी जाए। दूसरा, ब्रिटिश भारत जो अंग्रेजों का भारत है और कुछ सभी शाही राज्यों जहां पे राजाओं का राज है, उन दोनों के लिए, ब्रिटिश भारत और राजाओं के जो राज्य थे उन दोनों के लिए भारतीय संघ की स्थापना के लिए प्रावधान कि जहां पे, जैसे मान लो एग्जाम्पल ये भारत है, ठीक है ना, तो कुछ एरिया ऐसा जहां पे अंग्रेजों का राज है, कुछ ऐसे राज्य भी है जहां पे भारतीय राज्य हैं, तो उनको मिला करके एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, सभी को एक साथ जोड़ दिया जाएगा। ठीक है ना, प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत करना ताकि 7 लाख से 35 लाख लोगों को मताधिकार, वोट का अधिकार बढ़ सके। ठीक है ना, प्रांतों के लिए आंशिक पुनर्गठन, एक सही प्रणाली अपनाया जाए। ठीक है ना, उनका पुनर्गठन किया जाए, उनको दोबारा से बनाया जाए। प्रांतीय असेंबलियों की सदस्यता को बदल दिया गया, जो पहले के जो मेंबर थे असेंबली के उनको चेंज कर दिया गया, उससे अधिक भारतीय प्रतिनिधि निर्वाचित भारतीय लोगों के चुनाव हुए, उनको चुना गया, जो एक बहुमत बना सकते थे। ठीक है ना, जो एक बहुमत मतलब अपनी एक मेजोरिटी साबित कर सकते थे असेंबली के अंदर, तो उनको भी आगे बढ़ाया गया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित थे। पहला, इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया कि भारत में अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा, किंतु देसी रियासतें जो राजाओं के रजवाड़े थे उनका शामिल होना राजाओं की इच्छा पर निर्भर था कि राजा उसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे। संघ तथा केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया उस समय। ठीक है ना, राज्य वगैरह के बीच जो उस समय
शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया था। यहाँ पे थोड़ा सा देखने की जरूरत है, ठीक। तो विभिन्न विषयों की 3 अनुसूचियां बनाई गई। संघ सूची मैंने बताया था आपको केंद्र के लिए, ठीक है ना, और प्रांतीय सूची राज्यों के लिए, और समवर्ती सूची, ठीक है ना। तो इस समय तीन सूचियां बना दी गई थी। आगे आते हैं। 1919 के अधिनियम द्वारा जो द्वैध शासन प्रांतों में लागू किया गया था, जो प्रांतों में उस समय द्वैध शासन दोहरा शासन लागू किया गया था, उसे केंद्र में भी लागू किया गया कि यानी अब पहले जहां प्रांत में द्वैध शासन था अब वो केंद्र में भी होगा। केंद्रीय सरकार के विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया, एक तो संरक्षित विषय, दूसरा हस्तांतरित विषय। संरक्षित विषय वो थे जो गवर्नर जनरल के अधिकार क्षेत्र में थे, ठीक है ना, जबकि हस्तांतरित विषय का शासन मंत्री परिषद को सौंपा गया कि हस्तांतरित विषयों पर फैसले कौन लेंगे, मंत्री परिषद, और संरक्षित विषय पर कौन लेंगे, गवर्नर जनरल, ठीक है ना। आगे आते हैं। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, राज्य परिषद यानी उच्च सदन की और केंद्र सभा यानी निम्न सदन की। मैंने आपको बता दिया राज्यसभा लोकसभा, ठीक है ना। प्रांतीय द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। प्रांतों में से द्वैध शासन जो था वो बिल्कुल क्या कर दिया गया, वो बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया, और प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई कि उनको स्वतंत्रता मिले ताकि वो केंद्र पे निर्भर ना रहें, ठीक है ना। आगे आता है। प्रांतीय विधायिकाओं को प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। अब प्रांतों को क्या कहा गया, जितने भी राज्य थे उनको ये कहा गया कि वो प्रांतीय सूची, राज्य सूची पर तो कानून बनाएंगे लेकिन समवर्ती सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार उनको दे दिया गया था। प्रांतीय विधानमंडल को अनेक शक्तियां दी गई, यानी राज्यों को अधिक से अधिक शक्तियां दी गई। मंत्री परिषद को विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार बना दिया गया, ठीक है ना, और वह एक अविश्वास पारित कर उसे पद मुक्त कर सकता है। यानी कि अगर विधानमंडल के प्रति मंत्री परिषद को जिम्मेदार बना दिया गया और अगर वहां पे कोई अविश्वास प्रस्ताव पास होता है किसी मंत्री के प्रति तो उन्हें पद से हटाया भी जा सकता है, ठीक है ना। विधानमंडल प्रश्नों और अनुपूरक प्रश्नों के माध्यम से प्रशासन पर कुछ नियंत्रण रख सकता है। विधानसभा आपको पता होगा कि वहां पे जो मंत्री परिषद है वहां पे प्रश्न पूछकर भी प्रशासन पे नियंत्रण रखा जा सकता है, ठीक है ना। इस अधिनियम के अधीन बर्मा यानी म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा एवं सिंध के नाम से 2 नए प्रांत इस समय बना दिए गए थे। इस अधिनियम द्वारा एक संघीय बैंक, एक केंद्रीय रिजर्व बैंक जो होता है उसकी, और एक संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी गई थी। कब की बात हो रही है, 1935 की हो रही है, तो ध्यान रखना आप, ठीक है ना। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 पर ही बहुत कुछ संविधान आधारित है, ठीक है ना। 1935 जो हमारा भारत संविधान अधिनियम जो कानून था उसी के आधार पे हमारा संविधान बहुत ज़्यादा प्रभावित है। यह संविधान का प्रमुख स्रोत है। संविधान का 2/3 भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, ठीक है ना। आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन अच्छे से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार क्या है। अल्पसंख्यक कौन होते हैं, जिनकी संख्या कम होती है, तो उनके लिए सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी क्या अधिकार दिए गए हैं। या धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, जो भारत में धर्म के नाम पे या भाषा के नाम पे जो अल्पसंख्यक हैं, तो संविधान में प्रदत्त प्रदान सुरक्षा उपायों का संक्षिप्त विवरण दीजिए उनके बारे में। उत्तर है दोस्तों, अल्पसंख्यक शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अल्प और संख्यक। अल्प का अर्थ थोड़ा और थोड़ा तथा संख्या का अर्थ है संख्या वाली। इस प्रकार थोड़ी संख्या वाले लोगों को अल्पसंख्यक कहा जाता है। दूसरे शब्दों में जब किसी देश में एक धर्म जाति संप्रदाय के लोगों की तुलना में दूसरे धर्म जाति संप्रदाय के लोगों की संख्या कम हो तो उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। इस दृष्टि से भारत में हिंदू धर्म के अलावा मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि धर्मों के लोग की संख्या में बहुत ही क्या है, कम है, जिसके कारण उन्हें अल्पसंख्यक कहकर पुकारा जाता है। विश्व में कई देशों में अल्पसंख्यक होने के कारण उनके साथ भेदभाव किया जाता है। भारत में अल्पसंख्यक को भेदभाव से बचाने के लिए संविधान में विशेष प्रबंध किए गए हैं। इसके साथ ही उनकी शिक्षा के लिए भी विशेष उपाय किए गए हैं। भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार अनुच्छेद 29(1) में, ठीक है ना। अनुच्छेद 29(1) जो है वो भारत देश में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को जिनकी एक मिनट ये से कट कर देते हैं, यहाँ पे 2 बार हो गया। तो देखते हैं, अनुच्छेद 29(1) जो है भारत देश में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को जिनकी अपनी विशेष लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार प्रदान करता है। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों के हितों अधिकारों की रक्षा करना है। इससे यह पता चलता है कि इसका संरक्षण केवल अल्पसंख्यकों के लिए है।
अगर हम बेसिकली बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपनी भाषा और संस्कृति को बनाए रखने का उन्हें पूरा अधिकार है, ठीक है ना। वो उनकी अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, ठीक है। इससे पता चलता है कि इसका संरक्षण केवल अल्पसंख्यकों के लिए है, ठीक है ना। आगे आता है पॉइंट नंबर 2, नागरिकों का शिक्षा संस्थानों में प्रवेश का अधिकार, अनुच्छेद 29(2). अनुच्छेद 29(2) के भाग 2 के अनुसार राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी आधार पर दंडित नहीं किया जाएगा, निकाला नहीं जा सकता। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो किसी भी धर्म या जाति से बिलोंग करता हो, ठीक है ना। अगर वो अल्पसंख्यक है तो राज्य के द्वारा चल रही कोई भी संस्था या राज्य से प्राप्त निधि से, पैसों से चल रही किसी भी संस्था में वो अल्पसंख्यक प्रवेश कर सकता है, उसे वहां से बेदखल नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। अनुच्छेद 2, राज्य द्वारा पोषित या राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश का समान अधिकार सभी नागरिकों को देता है। इस अनुच्छेद द्वारा शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश पाने का अधिकार व्यक्ति को नागरिक के रूप में प्राप्त है कि अल्पसंख्यक वो एक नागरिक है देश का, तो वो किसी भी संस्था में प्रवेश कर सकता है, उसके धर्म के नाम पर या उसकी भाषा के नाम पर उसे वहां से बेदखल नहीं किया जा सकता, ना किस समुदाय के सदस्य के रूप में, ठीक है ना। वो समुदाय, वो किसी जाति या धर्म का व्यक्ति नहीं है वहां पर प्रवेश पाने के लिए, वो एक नागरिक है और नागरिक के अधिकार से वो उसमें एंट्री ले सकता है, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30(1) में यह बताया गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना और प्रशासन का अधिकार होगा कि अगर जितने भी अल्पसंख्यक हैं वो अपनी धर्म या भाषा के आधार पर कोई भी शिक्षा संस्थान की स्थापना कर सकते हैं और प्रशासन उन्हें चलाने का उसका अधिकार भी है उन्हें। अल्पसंख्यकों को ऐसी शिक्षा संस्थाओं का जिसे वह पसंद करें, यहाँ पे वे है, जिसे वह पसंद करें उसे स्थापित करने में प्रशासित करने का अधिकार उन्हें और स्वतंत्रता उन्हें प्राप्त है कि वो चाहे उन संस्थाओं को चला भी सकते हैं, ठीक है ना। ये अधिकार उनको दिया गया है। इस प्रकार यह अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों को ऐसी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार प्रदान करता है जो दोनों उद्देश्यों को पूरा करती हैं, अर्थात जिसके द्वारा अपने धर्म, भाषा या संस्कृति को सुरक्षित कर सके तथा बच्चे का संपूर्ण विकास हो सके, ठीक है ना। तो अपने संस्थानों को स्वतंत्र रूप से वो चला सकते हैं, ये अधिकार उनको प्राप्त है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समावेशी शिक्षा के विभिन्न प्रतिदर्शों का विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, या समावेशी शिक्षा हेतु सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छी पद्धति कौन सी हो सकती है, तर्क दीजिए। अब समावेशी शिक्षा की जब बात करें तो यहाँ पे हम कई सारे मॉडल्स की बात करेंगे, अलग अलग प्रतिमान यानी मॉडलों की बात करेंगे कि समावेशी शिक्षा के बारे में सब क्या तर्क देते हैं। समावेशन प्रक्रिया में असमर्थ बालकों को, जो बालक असमर्थ है, अयोग्य हैं, उन बालकों को सामान्य विद्यालय में सामान्य छात्रों के साथ शिक्षा दी जाती है। जो बेसिकली बच्चे, आपको पता होगा, जो असमर्थ हैं, अयोग्य हैं, उनको योग्य बच्चों के साथ बैठा करके शिक्षा दी जाती है, ठीक है ना। ये समावेशन है। समावेशन बच्चों को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से सामान्य पर्यावरण में स्थान देता है, उनको एक बराबर का स्थान देता है, चाहे वो दूसरे बच्चों से कितने भी अलग क्यों ना हो, पर उनको उन्हीं के साथ बैठने का अवसर देता है। सभी बालकों को उनकी आयु के अनुरूप अनुसार शिक्षा एवं अन्य सभी सुविधाएं प्रदान की जाती है। भारतवर्ष में लगभग सभी प्रांतों में समावेशन को एक शैक्षिक प्रतिमान मॉडल के रूप में अपना लिया गया है। अतः समावेशन पद्धति को सफल बनाने के लिए यहाँ कुछ प्रतिमान मॉडलों का उल्लेख किया जा रहा है जो इस प्रकार है। अब मॉडल्स की बात करते हैं। पहला मॉडल कौन सा है, पूर्ण समावेशन प्रतिमान। प्रतिमान मीन्स मॉडल। इस प्रतिमान मॉडल के माध्यम से कक्षा में बालकों को अनुदेशन तथा सहयोग प्रदान करने के लिए विशेष शिक्षक की व्यवस्था की जाती है, जहाँ पे उसको एक अच्छा निर्देश दिया जाए और जहाँ पे सहयोग दिया जा सके, ठीक है ना, बच्चों का। तो उसके लिए एक विशेष टीचर की व्यवस्था कर दी जाती है। विशेष शिक्षक जो है वो अपनी शिक्षण विधियों एवं सहायक सामग्री के साथ कक्षा में प्रस्तुत पेश होते हैं तथा विभिन्न विषयों में विशेष छात्रों की सहायता करते हैं, जैसे गणित की कक्षा में गणित, अंग्रेजी की कक्षा में अंग्रेजी आदि विषय क्रम अनुसार पढ़ाते हैं, ठीक है ना। आगे आते हैं। विशेष शिक्षक जो है वो सामान्य शिक्षकों का अनुदेशनात्मक सहयोग भी कर सकते हैं। जो विशेष शिक्षक है वो सामान्य शिक्षकों का सहयोग भी कर सकते हैं, उन्हें अनुदेशन में भिन्नता लाने की सलाह भी दे सकते हैं, उन्हें मेथड में, अपने जो टीचिंग मेथड है उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाने की सलाह भी दे सकते हैं, ठीक है ना। सामान्य शिक्षक के साथ मिलकर विशेष शिक्षक कुछ नई नीतियां तैयार करते हैं तथा पुरानी नीतियों में परिवर्तन करते हैं। इस प्रतिमान मॉडल
के माध्यम से छात्रों को प्रत्यक्ष सही अनुदेशन के सीखने के साथ साथ स्वतंत्र रूप से पढ़ने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। तो सेकंड पॉइंट है हमारा वेग का अनुकूलित सही अधिगम वातावरण प्रतिमान, सीखने का एक अच्छे माहौल का मॉडल। ठीक है ना, इस प्रतिमान मॉडल की रचना करने का मुख्य लक्ष्य छात्रों में बौद्धिक कौशल बुद्धि का विकास करना को विकसित करना है, जिससे वे विद्यालय द्वारा की जाने वाली अपेक्षाओं की पूर्ति अपनी योग्यताओं के अनुसार कर सके, विद्यालय के अनुसार अपनी बुद्धि को आगे बढ़ा सकें। इस मॉडल में छात्रों को सीखने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। विशेष शिक्षक सदैव हमेशा विशेष छात्रों के सहयोग के लिए तैयार रहते हैं। एक अच्छा टीचर भी हमेशा ध्यान रखना उसी बच्चे के लिए ज़्यादा हेल्प करता है जो बच्चा सीखने को बहुत ज़्यादा इच्छुक हो। ठीक है ना, छात्रों को अपने अधिगम को नियोजित एवं नियंत्रित करने का अवसर दिया जाता है तथा वे अपने अधिगम क्रियाओं को पूरा करने के लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं कि अपनी अधिगम क्रियाओं के लिए वो स्वयं जिम्मेदार हैं, तो इसलिए उनको पूरे अवसर दिए जाते हैं कि वो सीख सकें और आगे बढ़ सकें। इस प्रतिमान मॉडल के लिए सही प्रशिक्षण आवश्यक है, सही ट्रेनिंग ज़रूरी है। दूसरी तरफ यह भी कहा जा सकता है कि एक शिक्षक को पूर्ण रूप से छात्रों के लिए समर्पित रहना चाहिए। इस प्रतिमान को उपयोग में लाने से सामान्य तथा विशेष शिक्षकों के बीच संबंध अच्छे हो जाते हैं और सामान्य छात्रों को भी विशेष छात्रों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित आगे बढ़ाया जाता है। कि इसमें क्या है बेसिकली कि जो एक सामान्य शिक्षक है और जो विशेष शिक्षक है उनके संबंध अच्छे होंगे, लेकिन साथ साथ सामान्य छात्रों को भी आगे बढ़ाया जाता है कि वो विशेष छात्रों के साथ मिलकर एक अच्छा माहौल क्रिएट कर सकें। ठीक है ना, आगे आते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, टीम शिक्षण प्रतिमान। इस मॉडल के अंतर्गत सामान्य तथा विशेष शिक्षक सभी बच्चों को एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ाते हैं। विशेष बालकों को सामान्य बालकों के साथ बिठाया जाता है जिससे वे हर तरह के दबाव से मुक्त होकर एक दूसरे को समझने लगें। ठीक है ना, अब जैसे जो अयोग्य बच्चा है उसको योग्य बच्चों के साथ बैठाया जाएगा तो उससे क्या हो, एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, क्योंकि उस बच्चे को अपनी कमी जो है वो अपनी कमी को भूल करके वो और जैसा बिहेव करने की कोशिश करेगा, उसे अपनी कमी का वहाँ पर एहसास नहीं होगा। ठीक है ना, और इस प्रतिमान मॉडल को लागू करने से पहले इसे पूरी तरह से समायोजित करना, शामिल करना आवश्यक होता है। इस प्रतिमान मॉडल से छात्रों एवं शिक्षकों को बहुत से लाभ होते हैं। इस प्रतिमान मॉडल को लागू करने में समय का अभाव, समय की कमी सबसे बड़ी समस्या होती है। ठीक है ना, आगे आते हैं समावेश चक्र प्रतिमान। इस प्रतिमान मॉडल को छोटे बच्चों अर्थात 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। विभिन्न अलग अलग परिस्थितियों में इस प्रतिमान का प्रयोग किया जा सकता है तथा शिक्षक, अभिभावक, माता पिता तथा शिक्षा से जुड़े दूसरे लोगों की क्रियाशील सहभागिता सहयोग इसका आधार है। इस प्रतिमान में कक्षा परिस्थितियों के अनुसार तकनीकों में परिवर्तन किया जा सकता है। अगर हम इस मॉडल की बात करें तो कक्षा में अगर टीचर चाहे तो अपने हिसाब से चीज़ों में चेंजेस भी कर सकते हैं। इसमें बच्चों के सामाजिक, भावनात्मक, इमोशन, पारस्परिक आपसी संबंधों के कौशलों पर अधिक से अधिक बल दिया जाता है। इससे में सभी छात्रों को एक साथ काम करने की प्रेरणा दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य है सामाजिक उत्थान विकास करना। ठीक है ना, ताकि वो बच्चे जो हैं एक साथ मिलकर काम कर सकें और समाज के विकास में सहयोग कर सकें, समाज के लिए आगे आएँ। इस प्रतिमान मॉडल के अनुसार छात्र तभी सीख पाते हैं जब वह स्वयं निर्देशित हों, स्वयं से सीखें और उन्हें अधिगम, सीखने और शैक्षिक शिक्षा क्रियाओं से संबंधित पूर्ण निर्देश दिए जाएं। सीखने की क्रियाओं के बारे में, शिक्षा के बारे में जब उन्हें पूरी जानकारी दी जाएगी तो खुद से सीखेंगे। वह उन्हें अपने शिक्षकों का चयन करने का अवसर दिया जाए कि वो किस टीचर से पढ़ना चाहते हैं। इस प्रतिमान मॉडल में छात्रों को उपयुक्त सही अधिगम वातावरण देने के लिए उन्हें अधिगम शिक्षण तकनीक से जुड़े रखना क्या है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। रणनीतिक वार्तालाप प्रतिमान। अब रणनीतिक वार्तालाप प्रतिमान की बात करिए तो रणनीतिक का पता होगा, एक स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं बनाना। ठीक है ना, स्ट्रैटेजी बनाए, बातचीत करके उस पर काम किया जाए। तो इस प्रतिमान मॉडल के आधार पर छात्र अपनी योग्यताओं एवं प्रतिभाओं आदि क्षेत्रों से अनुभव प्राप्त करता है। आपने देखा होगा कि बच्चे जब खेलते हैं या पढ़ाई करते हैं तो जो उनमें जो योग्यता होती है उन प्रतिभाओं के आधार पर वो खुद को एक अच्छा फील करते हैं, एक अच्छा अनुभव उन्हें मिलता है। इस प्रतिमान के अंतर्गत 3 चरण आते हैं। प्रथम में पाठ्यचर्या जो है, जो सिलेबस वगैरह जो है, जो वो छात्रों को सामान्य कक्षाओं में अपने आप को समायोजन करने में सहायता करती है कि एक अच्छा पाठ्यक्रम, एक पाठ्यचर्या मिले, एक दिनचर्या उनको डेली मिले, डेली रूटीन मिले पढ़ने का, तो जिससे क्या करें, एक कक्षाओं में उनको एक अच्छा कक्षा में पढ़ने का एक अच्छा माहौल मिलेगा, सहायता मिलेगी उनको। ठीक है ना, एक अच्छी सामग्री मिलेगी। इस प्रक्रिया में सामान्य एवं विशेष शिक्षकों के बीच सहभागिता आवश्यक समझी जाती है।
दूसरे चरण में सामान्य शिक्षण पे बल दिया जाता है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत अनुदेशन से पहले, सिखाने से पहले उनके पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है बच्चों की, उन्हें वो बच्चों को पहले से कितना पता है। उसी के आधार पर पाठ योजना तैयार की जाती है कि उन्हें क्या क्या पढ़ाया जाएगा। फिर तीसरा चरण जो है वो छात्रों की को अभिप्रेरणा, तकनीक एवं सामाजिक कौशल सिखाने पर जोर देता है कि समाज के बारे में, चीज़ों के बारे में कितना जानते हैं वो। इसमें छात्रों को सामूहिक कार्य, मिलकर कार्य करने के लिए सहभागी व्यवहार को महत्व दिया जाता है कि एक दूसरे का साथ दो और मिलकर काम करने से कितने फायदे ये बताया जाता है। इस मॉडल की मुख्य विशेषता छात्रों को सामान्य कक्षाओं के लिए सफलतापूर्वक तैयार करना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है 73वें संशोधन के उपरांत बाद ग्राम पंचायत का संगठन एवं कार्य क्या है, समझाइए। 73वां संविधान संशोधन आपने पढ़ा होगा, 11th-12th में दे रखा है इस क्वेश्चन के बारे में। तो ये आपको बता दूं कि 73वां संविधान संशोधन जो है वो स्थानीय शासन से है, और इसके साथ एक संशोधन और काउंट किया जाता है 74वां। जो 73वां संविधान संशोधन है ये ग्राम पंचायतों के बारे में है, 74वां नगर पालिका से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे हम ग्राम पंचायत के 73वें संविधान संशोधन की बात करेंगे, ठीक है ना। तो आइए चलिए इसके बारे में देखते हैं। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 ख के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायत होगी, पहले ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, इसे ब्लॉक समिति भी कहते हैं, खंड समिति एवं जिला परिषद। 73वें संविधान संशोधन के बाद सभी स्तरों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया है, ठीक है ना, मतलब डायरेक्ट वोटिंग का सिस्टम लाया गया है। परंतु खंड स्तर के अध्यक्ष जो पंचायत समिति है उनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है। इसका चुनाव खंड स्तर के निर्वाचित सदस्य करते हैं, जो वहाँ के चुने गए मेंबर जो होते हैं खंड स्तर के, वहीं उसके अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। खंड स्तर पर स्थानीय सांसद और विधायक भी पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, ठीक है ना। जब हम खंड समिति की बात करते हैं, जिला परिषद वगैरह की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो मेंबर होते हैं इनके पंचायत समिति के, जिला परिषद के, तो इसमें विधायक और सांसद वगैरह भी इसके मेंबर होते हैं। लेकिन ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो ग्राम पंचायत में वहाँ गाँव के लोग ही जो है उसके मेंबर होते हैं। सभी स्तर के पंचायतों के सदस्यों का निर्वाचन चुनाव वयस्क मतदाताओं के द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष हर 5 साल में किया जाता है। ग्राम पंचायत के प्रत्येक पद के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है, 21 वर्ष है, तथा ऐसा व्यक्ति सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसे त्यागपत्र देना होगा। जिला परिषदों, जिला पंचायतों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के निर्वाचन चुनाव का अधिकार 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्रों में गठित चुनाव आयोग को प्राप्त है, ठीक है ना, राज्य के चुनाव आयोग को प्राप्त है। प्रत्येक ग्राम सभा क्षेत्र में, हर एक ग्राम सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत का प्रावधान किया गया, ग्राम पंचायत होगी। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की निर्वाचित कार्यपालिका है, ठीक है ना, छोटी इकाई है। ग्राम पंचायत का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है, लोगों द्वारा। प्रत्येक पंचायत को उसकी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष के लिए गठित किया जाता है। जिस दिन मतलब पंचायत चुनी गई तो 5 सालों के लिए वो फिक्स हो गई है। पंचायत को विधि के कानून के अनुसार इससे पहले भी हटाया जा सकता है। यदि ग्राम पंचायत 5 वर्ष से 6 महीने पूर्व पहले हटा दी जाती है तो पुनः चुनाव आवश्यक होते हैं। यानी कि अगर 5 साल के लिए किसी पंचायत को चुना गया है और वो मान लो कि 6 महीने पहले, अपना कार्यकाल पूरा होने से 6 महीने पहले हट गई, तो दोबारा चुनाव होंगे। लेकिन नई पंचायत जो होगी वो 6 महीने के लिए चुनी जाएगी, क्योंकि 5 वर्ष पूरा होता है कार्यकाल, फिर उसके बाद दोबारा चुनाव होंगे, ठीक है ना। तो वो जो नई चुनी जाएगी वो सिर्फ वो 6 महीने का जो गैप हुआ उसको पूरा करने के लिए आएगी, ठीक है ना। आगे आते हैं। ग्राम पंचायत की महीने में एक बैठक आवश्यक है। बैठक की सूचना कम से कम 5 दिन पूर्व पहले सभी सदस्यों को दी जाएगी। यदि पंचायत के 1/3 सदस्य किसी भी समय हस्ताक्षर कर लिखित रूप से बैठक बुलाने की मांग करते हैं तो प्रधान को 15 दिनों के अंदर बैठक आयोजित करनी होगी। ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान तथा उसकी अनुपस्थिति में उप प्रधान करता है। यदि बैठक को प्रधान द्वारा आयोजित नहीं किया जाता, कि प्रधान नहीं है किसी कारणवश उस बैठक में, तो निर्धारित जो अधिकारी है वहां पर या सहायक अधिकारी पंचायत की बैठक बुला सकता है, ठीक है ना। आगे आते हैं। गांव का मुखिया प्रधान होता है। ग्राम प्रधान का चुनाव उसी गांव के नागरिकों द्वारा होता है। ग्राम प्रधान गांव की जनता की मूलभूत सुख सुविधाओं के लिए कार्य करते हैं। इन्हें जनता का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। इनका जो कार्यकाल है वो कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। लेकिन अगर कोई प्रधान ठीक से कार्य नहीं करता तो उसे पंचायत समिति से हटाया भी जा सकता है। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत के कार्यों की। तो कृषि से संबंधित कार्य,
ग्रामीण विकास संबंधी कार्य, जो बड़ी बड़ी योजनाएं वगैरह गांव वगैरह के लिए आती है वो सारी लागू करना, प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था करना, उच्च प्राथमिक विद्यालय व अनौपचारिक शिक्षा के कार्य वगैरह की शिक्षा के लिए और भी सारे जो कार्य योजनाएं वगैरह वहाँ पे लागू की जाए, युवा कल्याण संबंधी कार्य चलाना, नलकूपों की मरम्मत करवाना, पंपों की मरम्मत व रखरखाव करवाना, चिकित्सा व स्वास्थ्य संबंधी कार्य करना, सफाई वगैरह की चीज़ें देखना, हेल्थ चेकअप वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, महिला एवं बाल विकास संबंधी कार्य करना, पशुधन विकास संबंधी कार्य करना और समस्त प्रकार के पेंशन की स्वीकृत मंजूरी करने के काम करना। ये सारे काम किसके आते हैं? ये ग्राम पंचायत के आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, सरकारिया आयोग की मुख्य सिफारिशों की विवेचना कीजिए। सरकारिया आयोग जो है बेसिकली मैं बता दूं आप लोगों को कि होता क्या है कि कुछ समय पहले 1980 के दशक के आसपास क्या होता है कि केंद्र और राज्य में शक्तियों को लेकर मतभेद हो जाते हैं और उसमें कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि केंद्र जो है वो मनमानी करता है, शक्तियों का दुरुपयोग करता है और राज्य के पास इतनी शक्तियां नहीं है कि वो ठीक से काम कर सकें। तो उसको लेकर के एक आयोग गठित किया जाता है, इसका नाम होता है सरकारिया आयोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये केंद्र और राज्य के उपलक्ष्य में कुछ सिफारिशें पेश करता है, इसे सरकारिया आयोग कहते हैं। तो आइए इसके बारे में जरा जानते हैं। सरकारिया आयोग का जो गठन है, निर्माण जो है वो जून 1983 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश रह चुके न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया थे। इस आयोग के अध्यक्ष, ध्यान रखना, ठीक है, न्यायाधीश थे इसके। इस आयोग का कार्य भारत के केंद्र एवं राज्य संबंधों से संबंधित शक्ति संतुलन पर अपनी रिपोर्ट देना था कि शक्तियां कहाँ कैसी होनी चाहिए, कैसी बटी होनी चाहिए। सरकारिया आयोग ने राज्यपाल के संदर्भ में राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित सिफारिशें पेश करी। राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को राज्य जिसमें वह नियुक्त किया जाए वह उसके बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। आपको पता होगा, मैं बता देता हूँ, जैसे हम सरकारों की बात करते हैं तो मैंने कहा भाई एक तरफ तो केंद्र है, ठीक है ना। आपको पता होगा शक्तिशाली भी कौन है, शक्तिशाली तो केंद्र है, ठीक है। और दूसरी तरफ हम अगर बात करें तो दूसरी तरफ हम किसकी बात करते हैं? हम राज्य की बात करते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता होगा कि जब केंद्र शक्तिशाली है तो कई बार क्या होता है, केंद्र में अलग सरकार होती है, राज्य में अलग सरकार होती है। तो केंद्र क्या करता है, हर राज्य पे नज़र रखने के लिए अपने एक एजेंट हर राज्य में फिक्स कर देता है, भेज देता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम राज्यपाल कहते हैं। ये केंद्र का भेजा हुआ एक एजेंट होता है, ठीक है ना। केंद्र का भेजा हुआ इस समय एक एजेंट होता है और ये क्या करता है कि राज्य की जो भी गतिविधियां हैं उसके बारे में ये केंद्र को सारी बातें बताता रहता है। अब राज्य का सबसे बड़ा जो प्रधान होता है वो राज्यपाल ही होता है, लेकिन वो केंद्र का एजेंट है भेजा हुआ, केंद्र ने राज्यपाल को भेजा। तो यहाँ पे राज्य में जितनी भी गतिविधियां होंगी राज्यपाल वो सारी बातें किसको बताएगा? केंद्र को बताएगा। कई बार राज्य के प्रस्तावों को ठुकरा देता है। अभी आपने हाल फिलहाल में दिल्ली का मामला देखा होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जो राज्यपाल है अनिल बैजल, ठीक है ना, तो उनमें कहीं ना कहीं जो है मतभेद होते ही रहते हैं चीज़ों को लेकर के, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा विवाद है, ठीक है ना। तो सरकारी आयोग ने बात रखी कि राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने वाला जो व्यक्ति है जो राज्य में आएगा, वो जिसमें वह नियुक्त होगा, जिस राज्य में आएगा वह उसके बाहर का व्यक्ति होना चाहिए, उस राज्य का नहीं होना चाहिए और उसे राज्य की राजनीति में रुचि नहीं रखनी चाहिए। मतलब राजनीति से कोई इंटरेस्ट नहीं, उसे पार्टीवाद करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि एग्जाम्पल क्या होता है, कई बार राज्यपाल जिस पार्टी का होता है ना, उसी पार्टी के फेवर में बात करता है और राज्य की भलाई के लिए कई योजनाएं रुक जाती हैं, ठीक है। तो उसे राजनीति में रुचि नहीं रखनी चाहिए। उसे ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सामान्य रूप से या विशेष रूप से नियुक्त किए जाने के पहले राजनीति में सक्रिय भाग ना ले रहा हो। जब वो चुना जा रहा हो तो राजनीति में उस समय भाग ना ले रहा हो, तो उसी आधार पर उसको चुना जाना चाहिए। अगर राजनीति में इंटरेस्ट उसका नहीं होगा तो वो खुलकर एक अच्छे फैसले ले सकता है लोगों की भलाई के लिए, ना कि पार्टीवाद के उपलक्ष्य में, ठीक है ना। क्योंकि पार्टीवाद होगा तो वो उसी पार्टी को ज़्यादा फेवर करेगा, उस पार्टी के लिए ज़्यादा सोचेगा जिस पार्टी ने उसको वहाँ भेजा है। सेकंड आते हैं, राज्यपाल का चयन करते समय अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को सही अवसर दिया जाना चाहिए। मतलब अल्पसंख्यकों को मौका देना चाहिए राज्यपाल पद के लिए, ठीक है ना। थर्ड है, राज्यपाल के रूप में किसी भी व्यक्ति का चुनाव करते समय राज्य के मुख्यमंत्री से प्रभावी सलाह लेने की प्रक्रिया को संविधान में शामिल किया जाना चाहिए। अब ये बात थोड़ी सी यहाँ पे दे दी गई है, ये गौर करने वाली है कि मुख्यमंत्री से सलाह लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आपने देखा होगा वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं क्योंकि उनसे किसी बात की सलाह नहीं ली जाती है। अब पता नहीं वो सच कहते हैं कि उन पर आरोप लगाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बात कहीं ना कहीं देखने वाली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए जो कि केंद्र में सत्तारूढ़ जिसकी सरकार है उस दल का सदस्य हो जिसमें
जिसमें शासन किसी अन्य दल के द्वारा चलाया जा रहा हो। तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है उसका मेंबर कभी भी, उसका व्यक्ति, उस पार्टी का व्यक्ति कभी भी राज्यपाल पद के लिए नहीं चुना जाना चाहिए। लेकिन भारत में ये चीज़ें हो रही हैं और ये होता आ रहा है, ठीक है ना, कि जो केंद्र है वो अपने ही किसी व्यक्ति को राज्यपाल बनाकर भेज देते हैं। आगे आते हैं। यदि राजनीतिक कारणों से किसी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था टूट गई हो तो राज्यपाल को यह देखना चाहिए कि क्या उस राज्य में विधानसभा में बहुमत वाली सरकार का गठन हो सकता है। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, कई पार्टियां जो होती है संवैधानिक सरकारें ठीक से काम नहीं करती राज्य में, तो राज्यपाल वहाँ पे आपातकाल लगा देता है। लेकिन आपातकाल लगाने से पहले उसको ये देखना चाहिए कि विधानसभा में बहुमत वाली सरकार का गठन हो सकता है कि और कोई पार्टी है जिसका बहुमत जिसको मिल सकता है, जिसकी सरकार बन सकती है। तो ये पहला उसका ऑप्शन होना चाहिए कि विपक्ष को एक तरीके से मौका देना चाहिए, ठीक है ना। गठबंधन की गठबंधन बोल रहा हूँ मैं, बहुमत देखना चाहिए कि बहुमत किसके पास है किसके पास नहीं है। जिसके पास बहुमत है उसे मौका देना चाहिए ताकि सरकार बन सके, सही रूप से काम वो कर सके। यदि नीति कानून संबंधी किसी प्रश्न पर राज्य की सरकार विधानसभा में पराजित हो जाती है, ठीक है ना, यदि कानून के बारे में बात पर राज्य की सरकार विधानसभा में हार जाती है तो शीघ्र जल्दी चुनाव कराए जाएं, ठीक है, यानी अविश्वास प्रस्ताव में वो हार जाए, ठीक है ना। और उस स्थिति में राज्यपाल को चुनाव तक पुराने मंत्रिमंडल को कार्यकारी सरकार के रूप में कार्य करते रहने देना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि जब सरकार हार गई है, ठीक है, जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक वो पुरानी सरकार को वहीं पर काम करते रहने देना चाहिए, यानी कि उन्हें तुरंत फौरन वहाँ से हटा दो। यदि राज्य सरकार विधानसभा में अपना बहुमत खो देती है तो राज्यपाल को सबसे बड़े विरोधी दल को सरकार बनाने का आमंत्रण देना चाहिए, विपक्षी दल को मौका देना चाहिए कि वो अपनी सरकार बना सके, और विधानसभा में बहुमत साबित करने का निर्देश भी देना चाहिए कि बहुमत तो दिखाओ। अगर बहुमत नहीं दिखाएंगे तो भाई नॉर्मल सी कि आपने जैसे देखा होगा एग्जांपल कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, ठीक है ना, मैं बार बार इन्हीं का नाम ले रहा हूँ क्योंकि इनके ज़्यादा विवाद है राज्यपाल से। तो अगर मान लो कि किसी कारणवश ये सरकार अपना बहुमत खो देती है, ठीक है, अपनी मेजोरिटी खो देती है, ठीक है, अब जो विपक्षी पार्टी है, विपक्षी में हमारा बीजेपी है, तो बीजेपी को मौका देना चाहिए कि वो आए और अपना बहुमत साबित करे। अगर बीजेपी अपना बहुमत साबित कर देती है तो वो सरकार बना लेगी। अगर नहीं कर पाती है, ठीक है ना, वो अपना बहुमत नहीं दे पाती है, तब जाके राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं, ठीक है ना। यदि सबसे बड़ा दल सरकार गठित करने की स्थिति में ना हो तो राज्यपाल को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करनी चाहिए, ठीक है ना। दोनों को मौका देना चाहिए, चाहे तो वो उनकी सरकार कर दे, चाहे उनकी मतलब किसी की सरकारी बहुमत साबित कर दे और सरकार बना ले, ठीक है ना। तो ये नहीं कि सीधा एक के जाते तुरंत राष्ट्रपति शासन लगा दो फटाफट, तो ऐसे कि बहुत जल्दी हो रही है, तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, शिक्षा एवं आर्थिक विकास एक दूसरे से संबंधित हैं, समझाइए कैसे। शिक्षा कहीं ना कहीं जुड़ा है किससे, आर्थिक विकास से। अब भाई शिक्षा लोगे तो आगे बढ़ोगे भी, है ना, तभी तो काम करोगे, आगे बढ़ोगे। तो शिक्षा आर्थिक विकास से कैसे संबंधित है, समझाइए। शिक्षा को किसी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आदि परिवर्तन हेतु के लिए एक साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। शिक्षा एक ऐसा साधन है जिससे लोगों के दृष्टिकोण, सोच में परिवर्तन कर उन्हें नए परिवर्तनों के लिए तैयार किया जाता है, नए बदलाव सीखता है, जिससे आर्थिक विकास भी सहायक है। भारतीय शिक्षा आयोग शिल्पकला एवं विज्ञान पर आधारित इस संसार में व्यक्तियों की खुशहाली, कल्याण और सुरक्षा के स्तर का निर्धारण करने का साधन शिक्षा को मानता है या माना है, ठीक है ना। तो भारतीय शिक्षा आयोग जो है वो शिल्पकला, विज्ञान वगैरह को एक ऐसा साधन मानता है कि जिससे लोगों की सुरक्षा हो सकती है। इसके साथ ही इसे आर्थिक विकास का प्रमुख साधन भी माना गया है। अब कैसे कह रहा है देखते हैं एक बार। किसी भी राष्ट्र का आर्थिक विकास उसके मानव संसाधनों के माध्यम से ही बढ़ता है। जितने मानव संसाधन होंगे उसी तरीके से देश का विकास होगा, तथा मानव संसाधनों की पूंजी का स्रोत क्या है, शिक्षा होती है। मानव सीखेगा कहाँ से, शिक्षा से सीखेगा। अतः शिक्षा के अभाव कमी में आर्थिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती, उसको सोचा भी नहीं जा सकता है। आर्थिक विकास के उपकरण के रूप में शिक्षा कैसे। वर्तमान युग जो आज का है वो निरंतर लगातार प्रतियोगिता का युग है, कंपटीशन का युग है, जिसके अंतर्गत शिक्षा एक अहम भूमिका निभाती है। आज शिक्षा की नींव पर ही संपूर्ण समाज एवं राष्ट्र का विकास निर्भर है। निरंतर लगातार वृद्धि एवं विकास के लिए शिक्षा की विशेष भूमिका है। जाति की बात करें, धर्म की बात करें, कबीले और सांस्कृतिक परिवार संबंधी भेदभाव, समाज में वैज्ञानिक अनुसंधान और अध्यापन दोनों के सामान्य स्तर कम होने के कारण इसके सुधार के लिए सही संस्थागत ढांचा तैयार करने संबंधी संभावना भी है। बताता हूँ क्या। जैसे मान लो जाति हो गई, धर्म हो गया, कबीले हो गए या सांस्कृतिक परिवार हो गए,
तो इन सब में भेदभाव बहुत ज़्यादा है ना। तो भेदभाव क्यों है? क्योंकि समाज में वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक चीज़ें जो हैं, वैज्ञानिक शिक्षा वगैरह जो है, अब अध्यापन शिक्षा दोनों का लेवल कम है, ठीक है ना। लोग आज विज्ञान को कहीं ना कहीं बहुत कम करके आंकते हैं, लोग शिक्षा को बहुत कम नीचे मानते हैं, अपने अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को लोग ज़्यादा ऊपर मानते हैं। तो इसीलिए इनके सुधार के लिए सही ढांचा तैयार करने की संभावना भी है कि जब तक शिक्षा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक ये भेदभाव खत्म नहीं होंगे, ठीक है ना। तो कैसे हैं? शिक्षा के द्वारा तकनीकी क्रांति कैसे है? शिक्षा द्वारा तकनीकी प्रशिक्षण देकर ही एक टेक्निकल एजुकेशन देकर ही प्रत्यक्ष सही रूप से उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जा सकती है, चीज़ों को बढ़ाया जा सकता है, जिससे व्यक्ति एवं राष्ट्र का आर्थिक विकास होता है, ठीक है ना। ग्रामीण उद्योगों में प्रशिक्षण दिया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीक को बढ़ाया जाए, टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन को बढ़ाने में नई टेक्नोलॉजी सहायक है, जिससे कृषि मेला द्वारा ग्रामीणों को नई पौध में नई नई चीज़ों को जानने के तरीके उपलब्ध कराते हैं। आपने देखा होगा, अब कहीं ना कहीं भारत इंडिया में कृषि को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, उसमें कृषि मेले वगैरह लगाए जाते हैं, कई सारे टीवी चैनल्स वगैरह बना दिए गए हैं ताकि किसानों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके, वो टेक्नोलॉजी को ज़्यादा प्रेफर कर सकें। तो उसके लिए उससे क्या होगा कि कृषि का ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा, ग्रामीणों का लेवल भी अच्छा होगा, ठीक है ना। तो उसको लेकर के वो एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे आते हैं, शिक्षा द्वारा कार्य कुशलता में वृद्धि। उत्पादन में श्रम, उद्यमशीलता को शिक्षा द्वारा ही विकसित किया जा सकता है। मेहनत को आगे बढ़ाया जा सकता है, काम को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन शिक्षा के द्वारा। शिक्षित उद्यमी, पढ़ा लिखा उद्यमी व्यक्ति पूंजी, श्रम, मेहनत व अन्य विभिन्न साधनों का सही प्रयोग कर पाता है, ठीक है ना। प्राकृतिक साधनों का सही उपयोग करना, शिक्षा द्वारा व्यक्ति प्राकृतिक साधनों का सही उपयोग करना सीखेगा एवं उनका सही उपयोग सही दिशा में करेगा, जिससे प्राकृतिक सुरक्षा के साथ साथ हमारा पर्यावरण तो बचेगा और साथ साथ देश की आर्थिक समृद्धि, अमीरी भी आगे होगी, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। जनसाधारण एवं उच्च शिक्षा, सामान्य जनसाधारण को शिक्षित करके, मतलब आम लोगों को शिक्षा देकर उनमें नए उद्योगों का प्रशिक्षण दिया जा सकता है, उन्हें नए उद्योगों के बारे में सिखाया जा सकता है, जिससे आर्थिक विकास में वृद्धि होगी। इसी प्रकार उच्च शिक्षा में भी तकनीकी शिक्षा एवं प्राविधिक कानूनी शिक्षा द्वारा भी आर्थिक विकास को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। मतलब एक विधि के माध्यम से स्टेप टू स्टेप जो है शिक्षा देकर भी आर्थिक विकास को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे जो दो सेक्शन है वो कवर हो गए हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, और आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया भी होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने सेक्शन सी की तरफ, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी तो कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए यार इतनी सारी मेहनत की जा रही है, तो उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए ताकि औरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। तो सेक्शन सी हमारा जो है, अब यहाँ से जो क्वेश्चन आपके आएंगे वो 8 नंबर के आएंगे, ध्यान रखिएगा। 2 नंबर वाले मैंने आपको बता दिए, 5 नंबर वाले आपको बता दिए। अब बात करते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन क्या है? प्रस्तावना के उद्देश्य एवं आदर्शों को विस्तार से वर्णित कीजिए। प्रस्तावना क्या होती है? प्रस्तावना आपको पता होगा, प्रस्तावना संविधान का दर्शन है और इसे हम हिंदी में भूमिका भी कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रस्तावना की जगह बात करते हैं। संविधान ने भारत को प्रभुसत्ता, शक्तिशाली, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित किया है। प्रजातांत्रिक का अर्थ है जनता द्वारा शासन, अर्थात शासन व्यवस्था को जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि नेताओं द्वारा चलाया जाएगा। और गणराज्य से तात्पर्य अर्थ है कि सर्वोच्च सारी सत्ता का पद अनुमानशिक, यानी बिना किसी वंश के आधार पर नियुक्त नहीं होगा, ठीक है ना। तो वंश के आधार पर नहीं चलेगा सत्ता। प्रस्तावना के उद्देश्य एवं आदर्शों से संबंधित संवैधानिक मूल्य निम्नलिखित। अगर प्रस्तावना की बात करें तो कुछ बातें यहाँ पे दी गई है। पहला, लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास। कैसे? माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार लोकतंत्र में नागरिकता एक चुनौतीपूर्ण दायित्व कर्तव्य है, जिसके लिए प्रत्येक नागरिक को प्रशिक्षित, पढ़ा लिखा, मतलब तैयार किया जाता है, शिक्षित किया जाता है, एजुकेशन दी जाती है। इसमें बहुत से बौद्धिक, सामाजिक तथा नैतिक अच्छे गुण निहित शामिल हैं, जिनकी अपने आप विकसित होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। ये कुछ ऐसे गुण होते हैं जो व्यक्ति में खुद ब खुद नहीं आ सकते। उपयुक्त सभी गुणों को विकसित करने के लिए शिक्षा देने की आवश्यकता होती है। इसके लिए उसमें लोकतांत्रिक नागरिकता के गुणों का विकास शिक्षा के माध्यम से किया जाए। इसके अंतर्गत व्यक्तियों में बौद्धिक, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, सामाजिक व नैतिक गुणों का होना भी क्या है? आवश्यक है, ताकि वो चीज़ों को सीख सकें। बालक में अनुशासन, सामाजिक संवेदना, सहयोग, सहिष्णुता का विकास जैसे गुण शिक्षा के माध्यम से ही लाए जा सकते हैं, तभी एक अच्छा लोकतंत्र स्थापित हो सकता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उत्पादकता में वृद्धि करना। भारत जो है खाद्यान्न के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है चीज़ों को बनाने के लिए। इसके अलावा बेरोजगारी,
निर्धनता, गरीबी जैसी समस्याएं भी भारत के समक्ष खड़ी हैं। अतः शिक्षा को उत्पादकता से संबंधित करना अति आवश्यक, शिक्षा को बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसलिए छात्रों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि वो एक अपने आप को इतना कुशल बना ले और शिक्षा को इतना ज़्यादा डेवलप कर लें कि उनका शिक्षा प्राप्त करना पहला उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है ना। थर्ड आते हैं सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति। शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में सबसे एक उद्देश्य सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति करना है। ठीक है, समाज को एक करना, राष्ट्र को एक करना। अतः उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोठारी आयोग ने बताया कि सभी छात्रों के लिए किसी न किसी प्रकार की सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा को शिक्षा में आवश्यक किया जाना चाहिए। ठीक है ना, कि आपने देखा होगा वैसे जापान के बारे में बताऊँ, जापान ने क्या कर रखा है, जापान ने कुछ सालों के लिए वहाँ के स्कूल के जो बच्चे वगैरह हैं उनको सेना में काम करना अनिवार्य कर दिया था। ठीक है ना, तो उससे धीरे धीरे क्या हुआ, सैनिक रूप से मजबूत भी हुआ वो। ठीक है ना, तो भारत में भी क्या होना चाहिए कि सभी छात्रों के लिए किसी न किसी प्रकार की सामाजिक योगदान और राष्ट्रीय सेवा की शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए, जिससे भारत को एक अपने आप ही कहीं एक पावर का एहसास होगा। ठीक है ना, और बच्चों को भी इसमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। आगे आते हैं सामाजिक दृष्टिकोण का विकास। सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए बालकों में सामाजिक संवेदनशीलता, समझदारी, रुचियां, सहयोग तथा अनुशासन आदि गुणों का विकास करना परम आवश्यक है एवं इन सभी गुणों का उचित सही विकास शिक्षा के माध्यम से सही प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है ना। आगे आते हैं अंतर्राष्ट्रीयता का विकास, विश्व एकता का। सभी परिवर्तित परिस्थितियों में मानव जाति की रक्षा और कल्याण तभी संभव है जबकि उसमें अंतर्राष्ट्रीयता यानी एकता की भावना का विकास किया जाए। ठीक है ना, शिक्षा ही इसके लिए अच्छा एवं सर्वश्रेष्ठ माध्यम हो सकती है। भारतीय परिस्थितियों में भी अंतर्राष्ट्रीयता के विकास को शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य निर्धारित करना परम आवश्यक है कि वो सभी को एक नजरिए से दे सके, पूरे विश्व में एकता की भावना का विकास कर सकें। ठीक है ना, तो ऐसी शिक्षा पॉलिसी को बहुत बढ़ाना जरूरी है। आगे आते हैं सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। कोठारी शिक्षा आयोग जो था उसका विचार था कि आधुनिकीकरण, टेक्नोलॉजी जीवन शक्ति है, जीवन शक्ति का आधार है आज। ठीक है ना, क्योंकि आत्मा की शक्ति से ही जीवन शक्ति को ऊर्जा एवं शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए नैतिक, अच्छे विचार, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए। इन मूल्यों की शिक्षा के लिए विद्यालय समय सारणी में कुछ और घंटे भी प्रदान किए जाने चाहिए ताकि बच्चों को और ज़्यादा सीखने के अवसर मिले। तो अगर उसमें चाहें तो स्कूल की टाइमिंग थोड़ी सी और बढ़ा दी जाए तो वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, अच्छा होगा बच्चों के लिए। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ चुके हैं हम। संविधान के 14वें अनुच्छेद में अभिव्यक्त संप्रत्यय विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण को विस्तार से समझाइए। अब यहाँ दो चीज़ें पूछी कि अनुच्छेद 14 में अनुच्छेद में जो विधि के समक्ष समानता दी गई है और विधि के सामने जो संरक्षण सुरक्षा दी गई है उसके बारे में बताना है। तो आइए देखते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद किस में दी गई है, 14 में दी गई है। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। तो भारतीय संविधान के 14वें अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधि के समक्ष, कानून के समक्ष किसी भी व्यक्ति की समानता तथा भारतीय राज्य के भीतर समान विधि के संरक्षण से इनकार नहीं करेगा। मतलब सबकी समान रूप से समानता मिलेगी और सबकी समान रूप से सुरक्षा की जाएगी। राज्य या भारत इससे इनकार नहीं करेगा। अतः अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए नहीं बल्कि भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के लिए आरक्षित है। कि भारत के किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो वो सबके लिए जरूरी है। यह अन्य मूलभूत अधिकारों का आधार बनाता है। ठीक है ना, और अधिकारों को शक्ति देता है। विधि के समक्ष समानता क्या है, अर्थात कोई व्यक्ति विधि कानून से बड़ा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए विधि क्या है, समान है। विधि के समान संरक्षण अर्थात समान परिस्थितियों में समान लोगों के साथ समान नियम या एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। विधि के समक्ष समानता का तात्पर्य क्या है, विधि के समक्ष समानता का तात्पर्य है कि सभी के लिए समान कानून या विधि हो, एक जैसा कानून हो जिसकी नज़रों में सभी व्यक्ति समान है। यह अवधारणा कानून के नियम, रूल ऑफ लॉ के सिद्धांत से ली गई है। कानून के नियम के अनुसार एक व्यक्ति को केवल उस कानून के उल्लंघन करने के लिए ही दंडित किया जा सकता है जिसे निर्धारित तय किया गया। मतलब जो कानून में दिया गया है, अगर वो व्यक्ति उस कानून के खिलाफ कुछ करता है तो उसे दंडित किया जाएगा, अन्य किसी के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, दूसरे शब्दों में कानून के समक्ष समानता का अर्थ है कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सभी के साथ जन्म, लिंग, धर्म, जाति, स्थान आदि, धन तथा सामाजिक स्थिति से परे समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। चाहे कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति लिंग का हो, कितना भी धन हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए पुरुष एवं महिलाओं दोनों को काम करने का अधिकार है, दोनों को समान वेतन का अधिकार भी
दिया गया है, ठीक है ना। एक विशेष अपराध करने वाले सभी व्यक्तियों को एक ही दंड दिया जाता है। महिला अपराधी एवं पुरुष अपराधी के बीच अंतर नहीं किया जा सकता। दोनों को समान रूप से दंडित किया जाएगा। ध्यान रखना, महिला और पुरुष हो तो दोनों को समान रूप से दंडित किया जाएगा। ये नहीं कि महिला है तो छोड़ दिया है, पुरुष है तो उसको कुछ खास अधिकार दे दी, नहीं, दोनों को समान रूप से सजा मिलेगी। यदि किसी गरीब या अमीर व्यक्ति ने समान अपराध किया है तो उन्हें बिना किसी भेदभाव के समान दंड दिया जाएगा, ठीक है ना। कि गरीब को तो जेल में डाल दिया, अमीर ऐसा नहीं कि पैसे देके पीछे के रास्ते से निकल पड़ा, तो ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। दोनों के लिए कानून बराबर है और दोनों को समान अपराध के लिए समान दंड मिलेगा, ठीक है ना, कोई भेदभाव नहीं है। यानी कि अगर पुलिस के डंडे पड़ेंगे तो भैया उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होगा। जहां 8 डंडे किसी के लिए तो दूसरे के लिए भी 8 ही डंडे हैं। यह अधिकार सुनिश्चित तय करता है कि सत्ता में रहने वाले लोग उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। मतलब कानून के समक्ष समानता का अधिकार ये तय करता है कि सत्ता में यानी नेता वगैरह जो सत्ता पावर में सरकार में जो लोग हैं वो हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकते। यह अधिकार सुनिश्चित तय करता है कि सभी को सामान्य स्थिति और अवसर दिए जाएंगे, सभी को एक जैसी स्थिति मिलेगी, सभी को एक जैसे अवसर दिए जाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। और ये मत देखिएगा कि क्वेश्चन छोटा दिया गया है या वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी दिया गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको यहाँ पे दिया जाएगा बिल्कुल सटीक जानकारी है, आप इसको एग्जाम में आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। भारत की दलीय व्यवस्था पर एक निबंध लिखिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। और ये वीडियो बना तो दिए मैंने, पर ये ध्यान रखना कि वीडियो देखने के बाद थोड़े लाइक जो है अच्छे से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी करवा देना भाई, ठीक है ना, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है इस वीडियो को बनाने में। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की दलीय व्यवस्था पर एक निबंध लिखिए। दलीय व्यवस्था का मतलब है पार्टी सिस्टम, आपको पता होगा। भारत में बहुदलीय प्रणाली है, बहुत सारे दल जो है लोकतंत्र में भागीदार, कहीं ना कहीं भागीदारी देते हैं और प्रतियोगिता करते हैं, लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करते हैं और ये हमारे देश का आधार भी है, ठीक है ना। अब भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे आते हैं। पार्टी प्रणाली राजनीतिक वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग किए जाने वाली एक कला का एक शब्द है। राजनीतिक पार्टियां व संगठन हैं जो चुनावों के लिए उम्मीदवारों को नामांकित करके, नॉमिनेट करके सरकार को नियंत्रित, कंट्रोल करने और सार्वजनिक सभी के मामलों में भाग लेने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा इलेक्शंस आते हैं तो राजनीतिक पार्टियां चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों को आगे लेके आती हैं, फिर सरकार बनाते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। आमतौर पर ऐसे कई समूह होते हैं जो ऐसा करने की इच्छा रखते हैं। राजनीतिक दल पार्टी सिस्टम के सबसे अच्छे भाग माने जाते हैं, जिसके माध्यम से यह दल स्वयं राजनीतिक प्रतियोगिता को बनाते हैं। भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषताएं क्या है? सबसे पहले कौन सी विशेषता मैंने बताया आपको? बहुदलीय व्यवस्था। भारत में स्वतंत्रता के पूर्व पहले से ही बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है। जब एक दल की प्रधानता थी तो उस समय भी अनेक दलों का अस्तित्व पाया जाता था। भले ही 70 सालों से कांग्रेस ने जैसे एक ही दल की प्रधानता रही है, लेकिन उस समय भी बहुत सारी पार्टियां थी भारत में, ठीक है ना। कुछ दलों का स्वरूप क्षेत्रीय था, कुछ दल केवल क्षेत्रीय थे, मतलब मीन्स कि उनका जो उनका दायरा था वो एक राज्य में सिमट कर रह गया था, वो अपने केवल राज्य तक रहती थी पार्टी, दूसरे राज्य तक पहुंच नहीं थी उसकी, ठीक है ना। ये क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, परंतु उसके बावजूद भारतीय राजनीति में उसका विशेष प्रभाव था, ठीक है ना। तो भले ही क्षेत्रीय पार्टियां राज्य में थी, लेकिन उनका प्रभाव उस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। स्वतंत्रता के पश्चात लगभग 1977 तक, 1977 तक एक दलीय व्यवस्था प्रभावी रही, ठीक है ना, सिर्फ कांग्रेस वजूद में रही। उसके बाद अनेक, ये अनेक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये अनेक है, ये अनेक है, ठीक है। उसके बाद अनेक क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। वर्तमान में क्षेत्रीय एवं राज्य स्तरीय दल भारतीय राजनीति में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। देखो, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो किसी भी एक राज्य में सीमित हो, जैसे कि डीएमके वगैरह हो गई, अकाली दल हो गई, अभी भी आम आदमी पार्टी वगैरह भी थी, तो क्षेत्रीय पार्टियां जो होती है ना, तो अगर वो एक ही राज्य में है तो ऐसा नहीं, उनको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि आज गठबंधन का युग है। जो पार्टियां सेंट्रल केंद्र में बनती है वो गठबंधन से बनती है। तो अब क्षेत्रीय पार्टियों का महत्व भी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि छोटी छोटी पार्टियां मिलकर एक बहुत बड़े दल का निर्माण करते हैं केंद्र में, उसे हम कहते हैं गठबंधन सरकार, ठीक है ना। तो उनको नकारा नहीं जा सकता। आगे आता है क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व। वर्तमान में भारत में अनेक क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व पाया जाता है। भारत में कितने राज्य हैं, उसमें जितने राज्य हैं उससे कहीं अधिक एक राज्य में मान्यता प्राप्त एवं गैर मान्यता प्राप्त, मान्यता मिले हुए और बिना मान्यता मिले हुए दलों का अस्तित्व पाया
जाता है। ठीक है ना। क्षेत्रीय दल न केवल राज्य की राजनीति बल्कि राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित कर रही है। वर्तमान सरकार में केंद्र में गठित सरकार का कोई क्षेत्रीय दलों का समर्थन प्राप्त है। वर्तमान में सरकार जो बनती है केंद्र में, उनमें उनको कई क्षेत्रीय दलों का समर्थन प्राप्त होता है, तब जाके एक सरकार बनती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, केंद्र में जो केंद्रीय राष्ट्रीय पार्टी उसको बहुमत नहीं मिल पाता, तो छोटी छोटी पार्टियों को क्या करते हैं, एकजुट करते हैं और बहुमत साबित करके अपनी सरकार बना लेते हैं। दलों में निश्चित सिद्धांतों का अभाव। अब आपने देखा होगा भारत में बहुदलीय व्यवस्था भी होती है, और जो पार्टियां होती है ना, उनके सिद्धांत आपस में मेल नहीं खाते हैं, तो सिद्धांतों का अभाव, सिद्धांतों की कमी भी होती है। भारत में गठित अधिकांश राजनीतिक दलों में निश्चित सिद्धांतों का अभाव, कमी पाई जाती है। ज्यादातर राजनीतिक दलों का उद्देश्य केवल सत्ता की प्राप्ति, सत्ता में बने रहने और जोड़ तोड़ की राजनीति करना हो गया है। अब बेसिकली जो पार्टियां चुनाव में जीतती हैं ना, तो उनका एक ही मकसद होता है, या जो चुनाव लड़ती हैं, या तो सत्ता की प्राप्ति कि भाई सीट मिल जाए, कुर्सी मिल जाए, या सत्ता में बने रहने और जोड़ तोड़ की राजनीति करना हो गया कि बस सरकार बनाना गिराना, लोगों के लिए कुछ नहीं करना। ठीक है ना। विभिन्न राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि घोषणा पत्र का निर्माण सिद्धांतों के आधार पर नहीं बल्कि विपक्षी दलों की नीतियों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। अब यहाँ जैसे घोषणा पत्र, मैनिफेस्टोज आपने देखे होंगे, हर पार्टी क्या करती है, चुनाव से पहले घोषणा पत्र जारी करती है कि भाई जीत गए तो इतने लाख लोगों को नौकरी मिलेगी, इतने लोगों को पेंशन मिलेगी, इतने लोगों को ये मिलेगा, वो मिलेगा। बट अगर देखा जाए तो घोषणा पत्र जो वो लोगों की सहमति पर नहीं होता, वो घोषणा पत्र मैनिफेस्टो जो जारी करते हैं वो दूसरी पार्टी से ज़्यादा अपने मैनिफेस्टो को और अच्छा दिखाने के लिए करते हैं। अब जैसे कि आपको पता होगा, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने फ्री बिजली वगैरह और महिलाओं के लिए फ्री बस की व्यवस्था कर रखी है। ठीक है ना। तो जो विपक्षी पार्टियां हैं वो उसका विरोध करती हैं कि भाई फ्री 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 ऐसे करके दे रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन जबकि यही पार्टियां वेस्ट बंगाल वगैरह में यही मैनिफेस्टो अपना रही, वहाँ ये वादे कर रही है कि ये भी फ्री देंगे। तो मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सब चीज़ें हो रही है, और लोगों की भलाई के लिए कुछ हो नहीं रहा है असल में अगर देखा जाए। ठीक है ना। तो ये भी बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है। आगे आता है चुनाव आयोग द्वारा मान्यता। भारत में क्षेत्रीय, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के बड़े लेवल के जो दल हैं उनको मान्यता चुनाव आयोग द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है ना। चुनाव आयोग उनको मान्यता देता है कि वो राष्ट्रीय हैं, राज्य हैं, क्षेत्रीय दल हैं। चुनाव आयोग उन्हीं दलों को मान्यता एवं चुनाव चिन्ह प्रदान करता है जो सरकार द्वारा निर्धारित तय मानदंड बातों को पूरा करते। सरकार की जो चुनाव आयोग ने, सरकार ने जो बातें रखी उनको जो पार्टी पूरा करेगी, चुनाव आयोग केवल उन्हीं को मान्यता देता है। ठीक है ना। आगे गठबंधन की राजनीति है भारत में। भारत में पिछले कुछ दशकों से गठबंधन की राजनीति बहुत तेज गति से बढ़ रही है। यह न केवल राज्य स्तर पर बल्कि केंद्र स्तर पर भी हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि क्षेत्रीय दल लगातार अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं, राज्य एवं राष्ट्रीय दलों की स्थिति कमजोर हो रही है। ठीक है ना। फिर अगला है गुटबंदी। प्रत्येक राजनीतिक दल में गुटबंदी पाई जाती है। गुटबंदी आपको पता होगा, ग्रुपिज्म होता है। ठीक है ना। यह गुटबंदी पार्टी के अंदर ही छोटे छोटे समूहों का निर्माण करती है। यह गुट, जो लोगों के ग्रुप होते हैं, वो आपस में मत भिन्नता रखते हैं। मतलब कोई किसी के काम से खुश नहीं होता, कोई किसी के काम से खुश नहीं होता, जिससे कई बार दलों का बंटवारा, विभाजन भी हो जाता है कि लोग नेता जो होते हैं अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, या तो उन्हें उनकी बातों पे सहमति नहीं होती, या उनके विचार लोगों से उस पार्टी से मेल नहीं खाते, या फिर कई महत्वपूर्ण पदाधिकारी दल से निकाल भी दिए जाते हैं, या पार्टी खुद निकाल देती है उनको। ठीक है। दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। कई बार जो पार्टियां बाहर से अच्छी दिखती है ना, उसके अंदर कई सारी कमजोरियां होती हैं, लोगों की अंदर ही गड़बड़ी पाई जाती है, उनमें आपसी सहमति नहीं होती, आंतरिक लोकतंत्र नहीं होता। ठीक है ना। भारत में सभी दलों में राज्य, क्षेत्रीय व स्थानीय स्तर पर आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, कमी पाई जाती है। इनकी नियुक्ति केंद्रीय स्तर से सुनिश्चित की जाती है। केंद्र इनको तय करता है, दलों के कार्यकर्ताओं से नीति निर्माण के लिए कोई परामर्श नहीं लिया जाता। जब दल क्या करते हैं, बेसिकली कोई नीति तय करते हैं, तो जो कार्यकर्ता है उनसे पूछा नहीं जाता, बल्कि इनका निर्धारण एक अथवा कुछ पदाधिकारी द्वारा तय कर लिया जाता है कि हमारी पार्टी ये करेगी, हमारी पार्टी भाई ये पॉलिसी लेके आइए। कई बार कार्यकर्ता नाराज हो जाते हैं क्योंकि कार्यकर्ताओं के बारे में उनसे राय नहीं ली जाती, उसके सलाह नहीं ली जाती, तो कई बार क्या होता है, कई पार्टी के कार्यकर्ता अपनी पार्टी से नाराज हो जाते हैं। फिर आता है अगला, अवसरवादिता की राजनीति। अवसरवादिता का आपको पता ही होगा भाई कि जहां जिसको जो अवसर मिल जाए वो तुरंत वहां, हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लालच अवश्य होता है। भारत में अधिकांश दल अवसर की राजनीति करते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है, इसलिए वह किसी भी दल के साथ समझौता करने को तैयार हो जाते हैं।
जो नेता या जो पार्टी दूसरी पार्टी का विरोध कर रही होती है, जब उसको वहाँ फायदा मिलता है तो अपने आप वो भी उस पार्टी में शामिल हो जाती है। तो ये बेसिकली अवसरवादिता है। चुनाव के पूर्व पहले तथा चुनाव के पूर्व पहले तथा समय जो दल एक दूसरे का विरोध करते हैं, वह परिणाम के पश्चात सरकार बनाने के लिए एक दूसरे के साथ भी आ जाते हैं। तो यही क्या है, अवसरवादिता की राजनीति। ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं, दलीय व्यवस्था के गुण एवं दोष। वर्तमान समय में प्रतिनिधि नेता जो होते हैं वो लोकतंत्र का युग है। ठीक है ना, प्रतिनिधि लोकतंत्र है भाई, लोगों को हम चुनाव में लाते हैं तो उन्हीं का लोकतंत्र है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधि की सरकार संगठित राजनीतिक दलों के अस्तित्व के बिना चिंतनीय है। अगर नेता वगैरह नहीं होंगे तो राजनीतिक दलों का अस्तित्व भी सोचने वाला है, मतलब होगा ही नहीं। प्रतिनिधि लोकतंत्र की सफलता के लिए दलों का गठन निर्माण महत्वपूर्ण होता है। तो अगर हमें नेताओं को जिताना है तो उसके लिए दलों का निर्माण भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं, जरा गुण और दोष पढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा खत्म कर देते हैं। गुण की बात करें, लोकतंत्र की सफलता के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। उनके बिना लोकतंत्र सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता। पार्टी प्रणाली बहुमत पार्टी की दुर्बलता कमजोरी को उजागर करने के लिए होती है। पार्टी प्रणाली बेसिकली क्या होती है, जो पार्टी जिसका बहुमत है, जिसकी सरकार है, तो उसकी कमजोरियों के लिए जरूरी है। मतलब कि अगर एक पक्ष है तो दूसरा विपक्ष होना जरूरी है। अगर जो केंद्र में सरकार है, ठीक है ना, जो पक्ष में सरकार है, जिसकी सत्ता सरकार है, शासन है, अगर वो पार्टी अपना काम ढंग से नहीं कर रही तो उसकी कमजोरियों को लोगों तक बताने के लिए विपक्ष का होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, तो इसलिए पार्टियां बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो पार्टी सिस्टम ज़रूरी है। ठीक है, सेकंड पे आते हैं, राजनीतिक दल देश को आकस्मिक है ये, आकस्मिक अचानक, ठीक है ना, आकस्मिक है ये, आकस्मिक ध्यान रखिएगा, आकस्मिक माने अचानक परिवर्तन आदि से बचाते हैं। जो पार्टियां होती है ना वो देश में अचानक हो रहे बदलावों को बचाती है। जैसे आपको पता होगा इस समय देश में सेंट्रल में मोदी सरकार है, ठीक है ना, तो मोदी सरकार कोई भी नीति अगर एकदम से लाती है तो विपक्ष उसका विरोध करता है। तो जो वो इसलिए लाते हैं क्योंकि अचानक जो बदलाव है उससे आदि से बचाते हैं हो रहे। यदि सत्ता पार्टी नेक इरादों से काम नहीं कर रही है, जो सत्ता पार्टी जिसकी सरकार है अगर वो अच्छे इरादों से काम नहीं कर रही है तो विपक्षी पार्टी, विपक्षी दल उसका बहिष्कार करते हैं, उसका मतलब उसको हटाने के लिए मांग करते हैं। ठीक है ना। विधायिका द्वारा पारित होने से पहले प्रत्येक मानदंड की पूरी तरह चर्चा की जाती है। ठीक है ना, ये भी कहीं ना कहीं गुण है। जब कोई कानून बनता है विधायिका में तो सारी पार्टियां उससे पहले उस पर चर्चा करती है, क्या सही है क्या गलत है, तब वो कानून बनता है। ठीक है ना, तो ये पार्टी सिस्टम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कानूनों को पहले ही तय कर लिया जाए कि क्या सही है क्या गलत है, बाद में ये नहीं कि उसके लिए झगड़ा हो। ठीक है ना। फोर्थ पे आते हैं, पार्टी सिस्टम जो है निरंकुशता पर रोक लगाती है। निरंकुशता मतलब कि अगर कि मतलब वो अपनी मनमानी कर रहा है, एक पार्टी अपनी मनमानी कर रही है तो दूसरी पार्टियां उसके खिलाफ मोर्चा निकालती हैं, लोगों को उसकी जानकारी देती है। ठीक है ना, उस पर रोक लगाती हैं। विपक्ष द्वारा अनुचित गलत गतिविधियों के साबित होने से सरकार सतर्क रहती है और इससे मनमानी करने से वो खुद को रोकती भी है, रुक भी जाती है। उन्हें पता है कि भाई अगर सरकार को पता है कि वो गलत करेगी तो दूसरी पार्टियां उसके खिलाफ मोर्चा खोल देगी, लोगों को अवेयर करेगी, उसके बारे में जानकारियां देगी, तो वो खुद भी कहीं ना कहीं मनमानी नहीं करती और गलत काम करने से पीछे हट जाती हैं। ठीक है ना। आगे आते हैं दोष पे। पार्टियां समुदाय के भीतर गुटों का निर्माण करती है। आपने देखा होगा, इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि आपने सुना बहुत सारी पार्टियां हैं, कोई धर्म के नाम पे, कोई जाति के नाम पे लोगों को बांट देती है। ठीक है ना, कोई राम के नाम पे, कोई अल्लाह के नाम पे लोगों से वोट मांगते हैं। ठीक है, कोई जाति के नाम पे, तो ये कहीं ना कहीं ये लोगों को गुटों ग्रुप में बांट देती है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक बुराई है, कमी है सरकार की। ठीक है ना, ये पार्टी सिस्टम की कमी है। सत्ता पार्टी द्वारा अन्य पार्टियों की प्रतिभाशाली लोगों की अनदेखी की जाती है, जो प्रतिभाशाली लोगों की सेवाओं से देश को वंचित करता है। कई बार क्या होता है, जिस पार्टी की सरकार बन जाती है तो जिनसे वो गठबंधन करते हैं, छोटी पार्टियां जो होती हैं, उनके नेताओं को वो अनदेखी कर देते हैं। जबकि वो व्यक्ति छोटी पार्टी का भले ही लेकिन वो काफ़ी प्रतिभाशाली है तो उसकी अनदेखी कर दी जाती है, जो बहुत ज़्यादा एक कमी है। क्योंकि हम उस कारण हम एक अच्छे नेता को खो देते हैं और जो नेता बाद में बनते हैं वो किसी काम के होते ही नहीं है, ना उनको इतनी जानकारी होती है। ठीक है, तो जब उनको मंत्रालय वगैरह मिलते हैं तो ठीक से फैसले नहीं ले पाते हैं। तो ये होता है कि भाई जो केंद्र में सरकारें हैं वो एक अच्छे नेताओं की अनदेखी कर देती है। ठीक है ना। अगला थर्ड पॉइंट है, पार्टियां चुनाव प्रचार में बहुत पैसा बर्बाद करती हैं। चुनाव प्रचार सार्वजनिक बैठकों आदि में बहुत अधिक व्यय करता है। भारत में तो आप पूछे मत, भारत में तो इतना पैसा बर्बाद होता है इसकी हद ही नहीं है बिल्कुल। कि पार्टियों में तो ऐसे पैसे लुटाया जाता है जैसे मान लो कि लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए त्यौहार आ जाता है बिल्कुल। रैलियों में, बैठकों में हद से ज़्यादा पैसा बर्बाद किया जाता है। ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ी कमी है। चुनाव के वादे जो अक्सर धोखाधड़ी सिद्ध होते हैं, पार्टी प्रणाली के खोखलेपन का प्रदर्शन करते हैं। जो वादे चुनाव से पहले किए जाते हैं वो बाद में कभी पूरे नहीं हो पाते, तो ये भी बहुत बड़ी कमी है। तो यहाँ पे हमारा जो दोस्तों वीडियो है वो बेसिकली ख़त्म होता है और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा है ये वीडियो तो इसको
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब बटन आपके सामने है उसे दबा भी दीजिए, लोगों को बताइए इसके बारे में, ठीक है ना। तो आगे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन सी वीडियो अगली चाहिए, तो हो सकता है उस पर भी हम वीडियो बना दें। बाकी जल्दी ही मैं अगली वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए अलविदा चाहते हैं आपसे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।